हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। और इस चैप्टर का हमने एमसीक्यू का एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 14 तक के सारी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब हम देखेंगे आज 15 तक से आगे। ठीक है, 15 से आगे देखेंगे। और अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है या फिर आपने इसका थ्योरी वाला पोर्शन नहीं देखा है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाली है। आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर थ्योरी या एमसीक्यू आपको जो भी देखना है आप देख सकते हैं। और अगर आपने 6 से 10 तक एनसीईआरटी की ये सारी बुक भी नहीं देखी है, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सबको भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। भूकंप का मापन किस यंत्र से होता है? ए है भूकंप लेखी यंत्र, बी है रेक्टर स्केल, सी है भूकंप लेख, डी है हाइड्रोग्राफ। तो इसका 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए भूकंप लेखी यंत्र। ठीक है, इससे क्या होता है, भूकंप का मापन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? ए है ऑक्सीजन, बी है रेडॉन, सी है आर्गन, डी है नाइट्रोजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी रेडॉन। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बता दिया था। इसको हम आरएन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? आरएन, आरएन भी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं? ए है भूकंप, बी है भूस्खलन, सी है सुनामी, डी है ज्वालामुखी। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सॉरी वो हो जाएगा डी, ज्वालामुखी को हम बोलते हैं प्रकृति का सुरक्षा बल्ब। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अंडमान निकोबार के नजदीक नाग नागकोंडम द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी है? ए है सक्रिय ज्वालामुखी, बी है मृत ज्वालामुखी। मृत माने 10 बीसियों साल हो गए जिसमें अभी तक कोई धुआं नहीं निकला है या कोई भी लावा नहीं निकला है। ठीक है, सुसुप्त मृत ज्वालामुखी यही होते हैं कि काफी साल हो गए हैं। ठीक है, 20-30 साल हो गए हैं, अभी तक उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। सुसुप्त ज्वालामुखी का मतलब होता है कि अभी कुछ साल पहले ही इसमें से लावा निकला है और अभी नहीं निकल रहा है। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसा होते हैं कि थोड़े थोड़े दिन में इनमें से लावा थोड़ा बहुत निकलता ही रहता है। ठीक है, तो हमारे भारत में जो अंडमान निकोबार का ये जो द्वीप है नागकोंडम, यहाँ पर कौन सा ज्वालामुखी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सुसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, यानी कि बहुत साल पहले कभी इसमें से लावा निकला था, अभी नहीं है, नहीं निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्रेटर स्थल आकृतियां किससे संबंधित है? ए है उल्का पिंड की वजह से क्रेटर की आकृति बन जाती है। क्रेटर का मतलब समझ रहे हो? क्रेटर क्या है? क्रेटर है कि ऐसा स्थान जहां जिस देखो, जैसे मैंने आपको ज्वालामुखी पढ़ाया था ना, इस तरह से होता है ज्वालामुखी उद्गार। इस छेद में से ज्वालामुखी का जो लावा है वो निकल रहा है। ठीक है, तो इस छेद को हम क्या बोलते हैं? इस छेद को बोलते हैं क्रेटर। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं क्रेटर स्थल आकृति का संबंध किससे है? अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ए है उल्कापात या उल्का गिरने की वजह से क्रेटर की आकृति बनती है, बी है पवन क्रियाओं की वजह से, सी है हिमानी की वजह से, डी है ज्वालामुखी उद्गार की क्रियाओं की वजह से या ज्वालामुखी की वजह से। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ज्वालामुखी की वजह से होती है ये क्रियाएं। ठीक है, और देखो पवन की वजह से कौन सी क्रियाएं होती है? पवन की वजह से बालू टिब्बा बनते हैं, लोएस बनते हैं, छत्तर सेल बनते हैं, है ना? ये सारी क्रियाएं होती हैं पवनों की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ए है विक्टोरिया जलप्रपात, बी है एंजल जलप्रपात, सी है निग्रा जलप्रपात, डी है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो हो जाएगा ए, विक्टोरिया जलप्रपात है। और जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो विश्व का सबसे ऊंचा है। और कहाँ स्थित है ये आप मुझे बताएंगे। एंजल जलप्रपात और ये जो है निग्रा जलप्रपात, ये कौन कौन से देश में है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने जब थ्योरी वाला सेक्शन आपको करा रही थी तो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया था, है ना, कि कौन सा जलप्रपात कौन से देश की सीमा पर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
अमेरिका व कनाडा की सीमा पर कौन सा जलप्रपात है? ए है विक्टोरिया जलप्रपात, बी है एंजल जलप्रपात, जलप्रपात का मतलब होता है वाटरफॉल, सी है निग्रा जलप्रपात, डी है इनमें से कोई नहीं। किवाड़ बंद कर दो, किवाड़ बंद कर दो। सी है निग्रा जलप्रपात और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21 का, वो हो जाएगा सी। सी में कौन सा? निग्रा जलप्रपात। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विक्टोरिया जलप्रपात किस उपमहाद्वीप में है? ए है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, बी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, सी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, डी है अफ्रीका महाद्वीप। तो विक्टोरिया जो जलप्रपात है वो हो जाएगा आपका डी, अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। समुद्री तरंगों से कौन सी तटीय स्थलाकृतियां बनती हैं? ए है समुद्री गुफा, बी है स्टेक, सी है तटीय मेहराब, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इन ये सभी जो है ये समुद्री तरंगों की वजह से बनती है। ये मैंने आपको बताया था, समुद्री गुफा बनती है, फिर स्टेक बनते हैं, उसके बाद तटीय मेहराब। ठीक है, तो इनका सबसे सही क्रम होता है कि जब समुद्री तरंगे आ रही होती हैं, ठीक है, तट पर, समुद्री तट पर आ रही होती हैं, तो उनकी फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो क्या करती हैं, पहले एक छेद टाइप का कर देती हैं, एक दरार टाइप की डाल देती हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम भृगु बोलते हैं। ठीक है, जब ये छेद बड़े हो जाते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, ये इस तरह से छोटी गुफा का रूप ले लेते हैं। ठीक है, फिर जब पानी का जो कटाव है, पानी की जो धारा है वो मिट्टी को ज्यादा काट देती है, तो ये कैसे बन जाते हैं, फिर ये ऐसे मेहराब बन जाते हैं गोल गोल। ठीक है, फिर उसके बाद इनको क्या बोलते हैं? तटीय मेहराब बोलते हैं। और ऐसे बराबर में कई सारे अगर मेहराब बन जाएंगे तो बीच में केवल और केवल एक दीवार सी खड़ी या स्तंभ सा खड़ा हुआ रह जाएगा, उसको बोलते हैं हम स्टिक। ठीक है, ये सब मैंने आपको समझाया भी था थ्योरी वाले पोर्शन में। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कोई नदी सागर में मिलने से पहले अनेक धाराओं में विभाजित होती है, तो उन धाराओं को क्या कहते हैं? देखो, एक एक क्रिया होती है नदियों की जब नदियां बन रही होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले हिमनद होती है, हिमनद के बाद छोटी छोटी नदियां एक मुख्य नदी में मिल रही होती हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जड़ोत्पंख। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम जड़ोत्पंख बोलते हैं। ठीक है, वो कुछ कुछ इस तरह का होता है, पंख टाइप का वो बन जाती है आकृति। ठीक है, कि पहाड़ों से देखो, ये जैसे ये पहाड़ है तो उनसे बहुत सारी नदियां निकल रही हैं, छोटी छोटी नदियां निकल रही हैं, फिर एक मुख्य नदी में मिल जाती हैं और ये बड़ी सी नदी फिर आगे चलती है मैदानी भागों में। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? जब ये पहाड़ों से निकलकर बहुत सारी वेदिकाएं बोल सकते हैं, हम वर्तिकाएं बोल सकते हैं, जब ये बहुत सारी मिल रही होती हैं तो उसको बोलते हैं जड़ोत्पंख। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कोई नदी सागर में मिलने से पहले। ठीक है, बिल्कुल सेम यही कंडीशन कब होती है? जब सागर में मिल रही होती है, जब नदी जो है जब सागर में मिल रही होती है तब भी वो इस तरह की आकृति बनाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ए है विसर्ग, बी है चापा झील, सी है डेल्टा, डी है वर्तिका। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वर्तिका। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? वर्तिका। देखो, जैसे पहाड़ों से ये निकली नदी और आगे बढ़ रही है, ठीक है, फिर ये क्या बनाएगी? ये विसर्ग बनाएगी इस तरह से, ये इस तरह से बहेगी और धीरे धीरे बहती है अपनी अवस्था में, और लास्ट में जब ये समुद्र में मिलने वाली होती है, क्योंकि ये बहुत दूर से चल के आई है, थक गई है, तो ये क्या करती है? धीरे धीरे बहती है। एक धारा इधर से निकल गई, एक धारा इधर से निकल गई, एक धारा इधर से निकल गई और एक धारा इधर से निकल गई, तो बहुत सारी धाराएं निकल जाती हैं। इन धाराओं को क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। ठीक है, देखो कुछ कुछ ये ऐसे ही लग रहा है ना, जैसे ऊपर चित्र था ऐसे ही नीचे वाला लग रहा है ना, अंतर इतना है कि वहां वो नदी जो है वो बन रही है। ठीक है, यहाँ क्या है? ये नदी समुद्र में मिलने से पहले इस तरह की क्रिया बना रही है। ठीक है, और इस अलग अलग धाराओं को क्या बोलते हैं? वृत्तिका। जब हम इसको सामूहिक रूप से पूरे को देखेंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। क्योंकि इसकी जो आकृति है ये लगभग लगभग ऐसी डेल्टा के आकार की बन जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई मुख्य नदी आई और फिर वो ऐसे ऐसे बह रही है, ठीक है, इस तरह से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। और ये छोटी छोटी जो नदियां, छोटी छोटी जो धाराएं बह रही हैं, इनको बोलते हैं वृत्तिका। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से कौन सी समुद्री तरंगों की विशेषता नहीं है?
मतलब समुद्री तरंगों की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? ए है शेल, बी है किनारा, सी है समुद्री गुफा, डी है समुद्री भृगु। ठीक है, ये ऊ गलती से टाइप होना रह गया है। ठीक है, डी है भृगु। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सेल नहीं है, जबकि किनारा भी जो बनता है वो भी समुद्री तरंगों की वजह से ही बनता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, देखो अभी तो काफी सारे क्वेश्चन रह गए हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जितने भी क्वेश्चन रह गए नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, या फिर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं सभी कमेंट के रिप्लाई खुद करती हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।